नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप देख रहे हैं मुद्दा। राम मंदिर, चंदा चोरी, उस पे मचा हुआ विवाद और अलग अलग सोर्सेस से आती हुई तमाम खबरें। कई लोगों के ऐसे बयान जिनको सुनने के बाद माथा पीटने का मन करता है। मसलन एक बदतमीज आदमी है पिंकी चौधरी, क्या कहता है? सीधे तौर पे कह रहा है कि हिंदू का पैसा हिंदू ने चुरा लिया तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है। वाह, महापाप हुआ, लेकिन उस पर सवाल पूछो तो इन्हें तकलीफ होती है। क्यों होती है? क्योंकि जाहिर सी बात है, चोर चोर मौसेरे भाई। अब कल की तारीख में भारत समाचार ने भी एक खबर चलाई, लेकिन एक शिकायत मुझे भारत समाचार से भी है। भाई, नाम बताने में क्या दर्द, क्या तकलीफ, क्या डर। अपना सीधा उसूल है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो आपको बकायदा मैं आज उस सांसद का नाम बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के एक्स राज्यसभा सांसद, पूर्व राज्यसभा सांसद, जिनकी सिक्योरिटी एजेंसी के लगभग 400 जवान वहां तैनात थे राम मंदिर अयोध्या परिसर में। बरक्स इसके कि वहां पर अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां थी। बरक्स इसके कि वहां पर इंटेलिजेंस ब्यूरो तैनात था। बरक्स इसके कि वहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस तैनात थी, एसआईटी तैनात थी, उसके बावजूद एसटीएफ तैनात थी, माफ कीजिएगा, उसके बावजूद। कौन सी एजेंसी है ये? तो सबसे पहले आपको नाम बता देता हूं, एसआईएस। साल 2022 से एसआईएस वहां पर अपनी सेवाएं दे रही है। आलम यह है कि अब एसआईएस ने अयोध्या में अपना एक निजी ऑफिस खोला है और खुल करके एसआईएस सिक्योरिटी एजेंसी अपने ऑफिशियल हैंडल्स पे इस बात का जिक्र करती है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे वीडियो डाल के, जो उसका सबसे बड़ा कस्टमर राम मंदिर ट्रस्ट है, राम जन्मभूमि ट्रस्ट है अयोध्या में। कैप्टन के तिवारी जो सुरक्षा प्रभारी हुआ करते थे, क्योंकि कॉपीराइट का इशू है तो मैं वो वीडियो आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन सुरक्षा प्रभारी अयोध्या के वो भी इस बात का जिक्र कर रहे थे। अब मैं आपको एक खबर दिखाता हूं, आपकी स्क्रीन पर देखिए। यह खबर इस बात का जिक्र कर रही है कि स्टॉक हाई हो गया, स्टॉक में बड़ी तेजी से गति आ गई जैसे ही ठेका मिला सुरक्षा का राम मंदिर में एसआईएस को। खूब जश्न मनाया गया, खूब हंगामे कटे। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, कुछ और चीजों को जरा बारीकी से समझिए। आपकी स्क्रीन पर एक और खबर दिखा देता हूं। यह खबर उज्जैन से आई, महाकालेश्वर से, 2021 की खबर है। 2021 में ब्लैक लिस्ट क्यों ना किया जाए एसआईएस सिक्योरिटी को, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर प्रशासन ने यह कारण बताओ नोटिस एसआईएस सिक्योरिटी को जारी किया था। 2021 में जिसको ब्लैकलिस्ट करने के लिए महाकालेश्वर मंदिर प्रशासन ने नोटिस जारी किया हो, उसी एजेंसी को आखिरकार क्यों मिल गया ठेका 2022 में? अब आप सोचिए, और जब सोचेंगे तो आपको कुछ और बातें पता चलेंगी। यह एजेंसी है किसकी? शायद आप में से बहुत सारे लोग अब उस नाम से परिचित होंगे, नहीं परिचित तो मैं बता देता हूं। यह एजेंसी किसी और की नहीं है, बल्कि यह है रविंद्र किशोर सिन्हा की। बिहार के रहने वाले रविंद्र किशोर सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए रविंद्र किशोर सिन्हा, साल 2014 से 2020 तक राज्यसभा सांसद रहे भारतीय जनता पार्टी से रविंद्र किशोर सिन्हा। उन्हीं की सिक्योरिटी एजेंसी है एसआईएस सिक्योरिटी। और ऐसा पहली बार नहीं है जब विवादों में आरके सिन्हा आए हों। इससे पहले एक बार ऐसा ही कुछ हुआ था, वो साल था 2017 का। 2017 में एक पेपर लीक हुआ, जैसे आपने सुना होगा ना पनामा पेपर लीक्स, तो ऐसे ही एक पेपर लीक हुआ, पैराडाइज पेपर लीक। और इस लीक में, इस पेपर लीक में, इस रिपोर्ट में बहुत सारे नाम शामिल थे, जिसमें नाम अमिताभ बच्चन का भी था और जिसमें नाम रविंद्र किशोर सिन्हा का भी था। आरोप क्या थे? आरोप बड़ा सीधा सा था कि रविंद्र किशोर सिन्हा माल्टा में एक ऑफशोर कंपनी के शेयर होल्डर हैं। इस ऑफशोर कंपनी का नाम था एसआईएस पैसिफिक होल्डिंग लिमिटेड। लोग पहुंचे, पत्रकार पहुंचे,
सवाल पूछने के लिए रविंद्र किशोर सिन्हा से उस समय। तो पता है उन्होंने क्या कहा? गाड़ी में बैठे हुए थे, पत्रकार पहुंचे, पत्रकारों ने कहा कि भाई आपका नाम आ रहा है पैराडाइज पेपर लीक में, आप क्या कहिएगा? रविंद्र किशोर सिन्हा ने उस वक्त पे कहा था, खिड़की खोली, कागज लिया, उस पर लिखा 7 दिन के मौन व्रत पे हूं। तो उस समय पे पैराडाइज पेपर लीक का मामला था, ऑफशोर कंपनीज का मामला था, तो 7 दिन के मौन व्रत पे चले गए थे। 2021 में जो बवाल कटा उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर परिसर में, जिसमें सिक्योरिटी जो पर्सनल्स थे उन्होंने आरोप लगाया एसआईएस पे कि समय से हमें वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा, और जिसकी वजह से मंदिर प्रशासन ने एसआईएस को नोटिस भेजा, उस पर भी रविंद्र किशोर सिन्हा मौन रहे। और अब अयोध्या में भगवान राम के घर में चंदे की चोरी, और चंदे की चोरी में शक के दायरे में एसआईएस के वो तमाम सिक्योरिटी पर्सनल्स। तो जरा सोचिए कि अब वो कितने दिन के मौन पे रहेंगे? 7 दिन, 70 दिन, 700 दिन, 7 साल, कितने दिन, कितने साल? दोस्तों ऐसा नहीं है कि एसआईएस को लेकर सिर्फ उज्जैन में शिकायत हुई थी। महाकुंभ याद है आपको? महाकुंभ के वक्त पे आपने देखा होगा, जो भी लोग महाकुंभ में गए उन लोगों ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, इतनी दूर से आए हैं तो अयोध्या चलते हैं, रामलला के भी दर्शन कर लेंगे। भीड़ बहुत तेजी से बढ़ी, एसआईएस को कहा गया कि अपने सिक्योरिटी पर्सनल थोड़े से और बढ़ा लें। एसआईएस ने निश्चित तौर पर वहां पे अपनी सिक्योरिटी डिप्लॉय करी और भी लोग वहां पर उन्होंने तैनात किए। लेकिन महाकुंभ के दौरान तमाम सैलानियों ने, तमाम राम भक्तों ने एसआईएस के उन सिक्योरिटी पर्सनल्स पर एक आरोप उस समय भी लगाया था, और वो आरोप था कि उनसे अवैध वसूली की जा रही है इन सिक्योरिटी पर्सनल्स के जरिए। इसकी खबरें छपी, उसके बाद भी पर नहीं कतरे गए। अब जरा सोचिए, लेट्स कनेक्ट द डॉट्स कि क्यों नहीं पर कतरे गए, क्यों नहीं ठेका कैंसिल हुआ, क्यों नहीं रविंद्र किशोर सिन्हा को जिस तरीके से महाकालेश्वर मंदिर प्रशासन ने नोटिस भेज दिया था यहां भी भेज दिया गया। आपको सब समझ में आ जाएगा। ऐसा इसलिए नहीं हो पाया दोस्तों क्योंकि एक तो रविंद्र किशोर सिन्हा जाहिर सी बात है एक बड़े दानदाता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के कई राज्यों में संकट मोचक भी बन जाते हैं, ऐसा भी कहा जाता है जब कहीं ये खरीद फरोख्त की बात होती है। तो ऐसे में भला रविंद्र किशोर सिन्हा की सिक्योरिटी एजेंसी से सवाल कौन पूछे और उनकी सेवाओं को निरस्त कौन करे? मामला इतना सीधा सा अब लग नहीं रहा है राम मंदिर चोरी का। ये जो चंदा चोरी हुई है ना, चंपत राय साहब की भी बात अगर ना की जाए तो कैसे काम चले, क्योंकि कल से उनकी छवि को बड़ा चमकाने की कोशिश की जा रही है। ये जो एसआईएस सिक्योरिटी है, इस एसआईएस सिक्योरिटी को ठेका भी चंपत राय जी ने ही दिया था। और ये जो चंपत राय जी ने ठेका दिया था ना एसआईएस सिक्योरिटी को, ये चंपत राय जी जिम्मेदार हैं, जवाबदेह हैं, उसके बाद भी उनको बचाने की कोशिशें कैसे की जा रही हैं। कल की तारीख में आपने एबीपी से लेकर आज तक हर जगह एक रिपोर्ट देखी होगी कि चंपत राय को जैसे ही चोरी का पता चला वो तुरंत ही पहुंच गए पुलिस स्टेशन और कहा कि एफआईआर करो। लेकिन वहां पर किसी ने उनसे किसी की बात करा दी और उसके बाद वो लौट आए, उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं कराई। काहे नहीं कराई भैया? अब काहे की छवि चमका रहे हो भाई? तुम वहां पर, तुम्हारे 400 गार्ड वहां पर जो सीधा तुम्हें रिपोर्ट करते थे वो चप्पे चप्पे पर तैनात थे। सबसे बड़ी चूक तो यहां के पे कि 400 गार्ड्स की तैनाती के बाद भी चोरी होती रही, और उसके बाद अब तुम छवि चमकाने या छवि बचाने की कोशिश में ये कह रहे हो कि मैं तो गया था जी एफआईआर कराने, एफआईआर लेकिन करा नहीं पाया, फलाने की वजह से, ढिमकाने की वजह से। मजाक समझ रखा है या बेवकूफ समझ रखा है? अब ये जो चंपत राय हैं, इन्होंने वहां से तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस्तीफा देने के बाद अब क्या हो रहा है वो भी जरा समझ लीजिए, वो बड़ा मजेदार है। अयोध्या से आएंगे, दिल्ली में आकर के बैठेंगे विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर में। ये जो डेंटिंग पेंटिंग चल रही है ना कि चंपत राय गए थे एफआईआर कराने, ये जो कहानियां चल रही हैं, ये सब इसीलिए चल रहा है कि देखो भैया, चंपत राय को हमने अयोध्या से लाकर के यहां बिठा दिया, लेकिन उनकी कोई गलती नहीं थी, इसलिए उनको कुर्सी मिल गई। और गाज किस पे गिरेगी? गाज गिरेगी छोटे मोटे लोगों पर। गोपाल राय, उनको भी पश्चिम भारत भेजा जा रहा है,
उन पे भी कोई गाज नहीं गिरने वाली। संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, उससे जुड़े हुए लोगों को जिस वक्त में यह जवाब देना चाहिए कि उन्होंने इस देश के सनातनियों की आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों किया, या फिर कि जिस वक्त पे उन्हें जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करते हुए यह मैसेज देना चाहिए कि रामद्रोहियों को बख्शा नहीं जाएगा, उस वक्त पे मोदी जी सेशेल्स पहुंचकर 1651 करोड़ का एक अवार्ड ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हम चीन को काउंटर करेंगे। जबकि जिस वक्त मोदी जी सेशेल्स में वो 16 से 51 करोड़ वाला अवार्ड ले रहे थे, मैं यही कहूंगा उन्होंने ये अवार्ड खरीदा 16 से 51 करोड़ रुपए देकर, देश के टैक्स पेयर्स का पैसा देकर। उस वक्त पे चीन वहां पे गलबैया कर रहा था और सेशेल्स चीन से गलबैया कर रहा था। कल मैंने आपको दिखाया था अन्माचार्य जी के साथ वो स्टोरी। तो मोदी जी इस समय सेशेल्स में ये सब कर रहे हैं, यहां पर आरएसएस के लोग ताताथैया कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पिंकी चौधरी जैसे लोग वो बेहयाई बेशर्मी पे उतरे हुए हैं, गलदोदई कर रहे हैं और सीधे तौर पे यही कह रहे हैं कि तुम कौन होते हो सवाल पूछने वाले। अरे तो कौन पूछेगा सवाल? चित्रा त्रिपाठी पूछेंगी, अंजना ओम कश्यप पूछेंगी, कौन पूछेगा सवाल? हां, हम सवाल पूछते हैं और इसलिए पूछते हैं क्योंकि हम इस पेशे में जब आए थे तो ये सोच करके आए थे कि हर जिम्मेदार को जिम्मेदार बनाना, अथॉरिटी की जवाबदेही तय करना, अकाउंटेबिलिटी तय करना, ये हमारा काम है। हम वही कर रहे हैं, हम वो करते रहेंगे। और ये जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है, ये जिम्मेदारी आप आम दर्शकों की भी है। इस देश में पेपर लीक हो तो धर्मेंद्र प्रधान से सवाल सड़क पर पूछे जाने चाहिए। इस देश की जागरूक जनता को पूछना चाहिए, वो आज पूछ रही है। और अगर राम मंदिर में चोरी हुई है तो जाहिर सी बात है सवाल उससे भी होगा जिसने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करी, जिसने भूमि पूजन किया। सवाल उससे भी होगा जो बार बार इस बात का क्रेडिट लेने से नहीं थकता कि देखो राम मंदिर बन गया, देखो 370 मसलन मोहन भागवत। सवालों से परे आप भी नहीं है। और ये देश लोकतांत्रिक देश है। मोदी जी जाते हैं कहीं भी तो टेसुए बहाते हुए जो कहते हैं ना, मदर ऑफ डेमोक्रेसी से आया हूं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से आया हूं। तो अगर ये कहने का अधिकार आपको है प्रधानमंत्री जी, तो आपसे सवाल पूछना जायज है। हम आपसे सवाल पूछेंगे तभी ये देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना रहेगा। अदरवाइज आपके दरबार में जाकर डमरू बजाने वाले और आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछने वाले कि आप आम कैसे खाते हैं, या आप थकते क्यों नहीं, आप टॉनिक कौन सा लेते हैं और आपके बटुए में कितने पैसे हैं, और फिर आपके उल्टे सीधे जवाब कि रोजगार का एक मॉडल तो पकौड़ा मॉडल भी है, इससे देश का लोकतंत्र नहीं बचेगा। मसलन दोस्तों, ये एक बड़ा खुलासा था, हमने सोचा आपके सामने रख दिया जाए। एसआईएस की ही बात सिर्फ नहीं है, संघ से जुड़ी हुई और भी संस्थाएं हैं जिन पे लगातार मुद्दा फिलवक्त एक शोध कर रहा है। और यकीन मानिए परतें बहुत सी अभी उधड़नी बाकी है। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते बस इतना कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मैंने कहा था कि कलेवर बदलेगा लेकिन तेवर वही रहेगा। और अब आपको एक बात बता दूं कि मुद्दा पर आपको हर हफ्ते रिसर्च बेस कुछ ऐसी स्टोरी जरूर मिलेंगी जो बाकी जगहों पर आपको नहीं मिल पाती, यूट्यूब पर भी नहीं मिल पाती। बहुत शुक्रिया।